नमस्कार। तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। और कल आपने ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्वशासन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्राम विकास। ठीक है। और ग्राम विकास में जितने भी एग्जाम पॉइंट रिव्यू से पॉइंट बन सकते हैं वो हम सब लोग दोनों का बाई कमांड होगा। आपका भी मेरा भी सहयोग से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन में जितना भी मैक्सिमम हो सकता था कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए भाई अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। हालांकि आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना हमने सीखा उससे। ठीक है। और कितने लेवल का कंटेंट ऊपर गया भाई। ठीक है। तो ये आप देख लोगे। हालांकि क्वेश्चन भी लगवाएंगे आपको जब कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा तब। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रामीण परिवेश। और ग्रामीण परिवेश तो देख रहे हैं ग्रामीण विकास। ठीक है। और ग्रामीण विकास में कितने पॉइंटों पे हम लोग पढ़ेंगे आज, सब डिस्कस पहले कर लें, उसके बाद लिखवाएंगे। देखो ग्रामीण, एक मिनट, हाँ, तो ग्राम विकास। ठीक है। अब ग्राम विकास की बात आ जाए तो ग्राम विकास को हम लोग 4 आधार पर पढ़ेंगे। कितने आधारों पर पढ़ेंगे? 4 आधार पर। कौन से? देखो, राजनीतिक संरचना के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर, आर्थिक संरचना के आधार पर और धार्मिक संरचना के आधार पर। ठीक है। आर्थिक संरचना के आधार पर आपने पढ़ा भी है, कहाँ? याद करो, स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, देख लिया था। हालांकि यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपने पंचायती राज संस्थाओं देखी थी, वही राजनीतिक संरचना है उसकी। ठीक है। और सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें क्या, इसमें देखेंगे बड़ व्यवस्था, यानी समाज से जुड़ी हुई जो प्रथाएं, कुप्रथाएं, ये सभी होती हैं, उनके आधार पर ग्राम का विकास कैसे हुआ है वो बताएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्थिक संरचना के आधार पर। अब आर्थिक संरचना क्या चीज़ है भाई, आप समझ गए हो। आर्थिक से ही पैसा, इकोनॉमी से। ठीक है। जैसे नाबार्ड की स्थापना, और नाबार्ड के अंदर किस क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की गई, जैसे नाबार्ड के द्वारा ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई और सहकारी बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और धार्मिक संरचना, चौथा, किसके आधार पर विकास देखेंगे? धार्मिक संरचना के आधार पर। हालांकि ये जो आपका पॉइंट रहेगा धार्मिक संरचना, ये थोड़ा सा भाई विवादित टॉपिक होगा। ठीक है। लेकिन हम लोग विवाद के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी है। हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? ग्रामीण परिवेश, जो एग्जाम पॉइंट रिव्यू से आएगा वो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर दो भाई, हेडिंग बना लो, ग्राम विकास। हेडिंग बना लो, ग्राम विकास। ग्राम विकास। ठीक है। ग्राम विकास हेडिंग बना ली भाई। अब कितने आधारों पे हम लोग पढ़ेंगे? आधार देखेंगे हम लोग 4 इसके। कितने आधार देखेंगे? 4। देखो कौन कौन से। आधार देखेंगे हम लोग 4। ठीक है। देखो, एक तो आधार हमारा होगा कौन सा? राजनीतिक बताया, राजनीतिक संरचना। ठीक है। राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना के आधार पर। और क्या पढ़ोगे? सामाजिक संरचना के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर, और आर्थिक संरचना के आधार पर। आर्थिक संरचना के आधार पर। और पढ़ेंगे हम धार्मिक संरचना। ठीक है। धार्मिक संरचना के आधार पर।
तो हम लोग 4 आधार पर पढ़ेंगे ग्राम विकास को। तो और चारों आधार आपको अभी बताएंगे। देखो, हालांकि राजनीतिक संरचना जो है वो आपको कहाँ बताई गई है? स्थानीय स्वशासन में, जिसकी संस्थाएं क्या थी भाई? पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं या संस्थाओं कर लो भाई, पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े थे। तो अब बात करेंगे हम लोग, पहले तो सामाजिक आपको पता चलेगा, जैसे बर्ड व्यवस्था के लिए, बर्ड व्यवस्था के आधार पर, किसमें? बर्ड व्यवस्था, ठीक। और ये क्या धार आर्थिक संरचना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी भाई, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। इसके अंदर संरचना इसमें 3 चित्रों से की गई। देखो कौन सी चित्र? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लोन वगैरह इसी ऐसे ही तो होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक। और आपकी भूमि विकास, भूमि विकास बैंक। और क्या, एक संस्था और, कौन सी संस्था होता है? सहकारी बैंक, बैंक। हालांकि इसी में कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। तो आपने ग्राम विकास को कितने आधार पर पढ़ोगे? 4 आधार पर। कौन से? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है। राजनीतिक आप स्थानीय स्वशासन में देख चुके हैं, पंचायती राज संस्थाएं जो होती वो, सामाजिक संरचना में बर्ड व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक संरचना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि सुधार और सहकारी बैंक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और धार्मिक संस्थाएं, अब बचा धार्मिक संस्थाएं। भाई साहब, धार्मिक संस्थाएं आप तो जानते हो, ठीक है, आजकल बहुत चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम, ठीक। तो उसी के आधार पर पढ़ेंगे। हालांकि ये विवादित टॉपिक है, आप लोग भाई राजनीति के हिसाब से टॉपिक ना देखना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट देख लो, जनसंख्या वगैरह ये सब। देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना निवास करता है भाई? पूरे भारत में जो संख्या, मतलब आपकी 100% जनसंख्या रह रही है भारत में, उसका पूरे भारत में जनसंख्या का केवल उत्तर प्रदेश में ही कितना है? 77.7%, ठीक है, 77.7%। लिखो यही चीज़। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कुल, इसमें कुल बाद में लगाना, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कुल जनसंख्या का, अरे यार आज तो भूला भटकी ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कुल जनसंख्या का कितना निवास करती है भाई? 77.7%, 77.7%, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में क्या ग्रामीण जनसंख्या रूप में निवास करती, ग्रामीण जनसंख्या के रूप में ग्रामीण
जनसंख्या के रूप में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या रूप में निवास करती है, जो कि 15.53 करोड़ है। ये आप समझ लो। देखो, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 77.7% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या के रूप में निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो आंकड़ा के आधार पर कितना हो गया? आंकड़ों के आधार पर हो गया 15.53 करोड़। ठीक है, ये कहाँ निवास करती है? ग्रामीण जनसंख्या के रूप में। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या के रूप में तो हो गई। अब देखते हैं, यहाँ से ये हटा लो, हाँ एक ही पॉइंट है। अब देखो, नगरीय जनसंख्या के रूप में, नगरीय जनसंख्या के रूप में कितनी हो गई भाई? तो देखो 22.3%, और आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो ये 4.44 करोड़। तो ये नगरों में उत्तर प्रदेश की निवास करती है। ठीक है, ये पॉइंट समझिए आप। ठीक है, अब देखो वृद्धि दर वगैरह ये सब देख लो। आगे पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर तो ये कितनी होगी वृद्धि दर भाई? 12.22%। ठीक है, 12.22% उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर हो रही है। ठीक है, अब कुल जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कुल जनसंख्या लिखो, कुल जनसंख्या 19.97 करोड़। ये भाई 2011 के आंकड़े के अनुसार है। क्यों? जनगणना अभी तो ही नहीं है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते वो लेट हो गई। तो जब आंकड़े आएंगे तब तक आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको वही जनगणना के आधार पर आपको जो डेटा दिया गया है वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 19.97 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या इसमें कितनी है? अभी बताई थी भाई, कितनी है भाई ग्रामीण जनसंख्या? 77.7%। ठीक है, आंकड़े के आधार पर 15.3%। शहरी जनसंख्या कितनी बताई थी? 22.3%। ठीक है, और आंकड़े के आधार पर 4.44 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखना चाहो लिख सकते हो, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी के पास हो जाएगा। देखो, ग्रामीण जनसंख्या लिखो, ग्रामीण जनसंख्या कितनी बताई थी भाई? ये बताई थी आपको 77.7%। आंकड़े के अनुसार 15.53 करोड़। अब शहरी जनसंख्या, ठीक है, शहरी जनसंख्या कितनी हो गई? देखो 22.3%। ठीक है, आंकड़े के आधार पर 4.44 करोड़। ठीक है, आप समझ गए भाई।
अब देखो आगे पॉइंट क्या देखोगे, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत की सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, निवास करती है, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात हो तो आप उत्तर प्रदेश नहीं लगाओगे, तो क्या लगाओगे? तो भाई हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो परसेंटेज में है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कितनी? 90%, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में अंतर क्या है, ठीक। एक बार फिर से बताएं, देखो उत्तर लिख लो पहले, उसके बाद बताएंगे। देखो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, निवास करती है। आंकड़े के आधार पर 15.53 करोड़, ठीक। अब एक पॉइंट और गौर से देखना भाई, क्या एक पॉइंट इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश, जहां संपूर्ण जनसंख्या का कितना निवास करती है भाई? 90% ग्रामीण है, ठीक है। कितना ग्रामीण है? 90%। अब देखो उत्तर प्रदेश तो है भाई बड़ा, ठीक है। तो सर्वाधिक पूरे भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण में, जाहिर है भाई ग्रामीण क्षेत्र में अधिक निवास कर रही होगी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश है कम, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, तो परसेंटेज में इसलिए सबसे ज़्यादा हो गई हिमाचल प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ है अंतर दोनों में, आप समझ गए होगे भाई, ठीक। आगे देखो, अब आगे क्या देखोगे इसमें? आगे बात करते हैं जबकि न्यूनतम, कम की बात करें, अब कम की, पॉइंट लगाओ कम। देखो जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है, एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाली की बात करें तो कहाँ की हो जाएगी? तो भाई ये गोवा की हो जाएगी, ठीक। कहाँ की? गोवा, प्रतिशत के मामले। वैसे न्यूनतम सिक्किम में है, ठीक। यही बात लिखो भाई। देखो आपने पॉइंट लगा लिया होगा, क्या लिखोगे? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है भाई? सिक्किम में, ठीक है। यही चीज लिखो भाई, जबकि न्यूनतम हो गया, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में, कहाँ? सिक्किम में, ठीक है भाई, सिक्किम में है। एवं इसी में लिख लो, एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या
प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है भाई? तो ये होगी गोवा, गोवा में। ठीक है, आप ये समझ गए। और गोवा में है कितनी? 37.83%। ठीक है, 37.83%। तो आप समझ गए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और परसेंटेज के मामले में हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम की बात करें ग्रामीण जनसंख्या तो सिक्किम में, और सबसे कम ग्रामीण संख्या का परसेंटेज पूछा जाए तो गोवा में। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपको ये बताया है वो एक ही जगह लिख लो, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखो लिखो यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भाई कितनी? उत्तर प्रदेश में कितनी है? ऐसे लिखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 15.53 करोड़, कहाँ? यूपी में। ठीक है, यूपी में। अब सर्वाधिक परसेंटेज वाला यही चीज़ लिख लो, सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक, एक मिनट भाई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कितना हो गया? 90%। ठीक, आगे बात करो कम, कम ग्रामीण जनसंख्या, कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में, और कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के मामले में भाई गोवा। कितना बताया है? 37 लगभग 37% ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रहेगा, एक ही जगह पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या? गांव की। ठीक है, क्योंकि ग्राम विकास पढ़ रहे हैं तो गांव को जान लो। हालांकि गांव को आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे। ठीक, चलो, तो आप हेडिंग बना लो गांव, गांव। ठीक, क्या बनाओगे? हेडिंग गांव। अब जब गांव आपने हेडिंग बना ली तो देखो गांव क्या चाहिए? सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाला क्षेत्र ही गांव कहलाता है। ठीक है, क्या है? एक बार फिर से, सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाला क्षेत्र ही गांव कहलाता है। और राजनीतिक स्तर पर क्या परिभाषा दी थी पहले, आपको याद हो तो? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र ही गांव कहलाता है। यही तो बताया था, याद हो तो? यही बताया था। अब लिखो, परिभाषा लिख लो यही। पहले तो लिख लो सामाजिक संबंधों वाली, देखो सामाजिक, लिखो सामाजिक, सामाजिक संबंधों को, सामाजिक संबंधों को स्थायित्व, स्थायित्व प्रदान करने वाला
सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाला क्षेत्र ही गांव कहलाता है। करने वाला क्षेत्र ही गांव कहलाता है। ठीक है, गांव कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप भाई। अब राजनीतिक के आधार पर, राजनीतिक स्तर पर क्या परिभाषा बताई थी वो भी लिख लो। राजनीतिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा यानी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अधिसूचित क्षेत्र क्षेत्र ही गांव कहलाता है। अधिसूचित क्षेत्र ही गांव कहलाता है। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या चीज़ आती है। ठीक है, आपने देखा सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, वही प्राथमिक क्षेत्र गांव से संबंधित होता है। भाई क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन एवं कृषि से संबंधित प्रमुख व्यवसाय जो होंगे वो क्या होगा भाई? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो यही लिख लो। आप क्या लिखोगे? लिखो आप प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या आता भाई? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आएगा भाई कृषि, दिख रहा है? कलर चेंज करो भाई, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र। कृषि से संबंधित क्षेत्र, प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय। तो आप ये समझ गए। ठीक, अब बात करते हैं नगरीय क्षेत्र क्या है। नगरीय विशेषताओं के विपरीत एक और परिभाषा आप लिख सकते हो, नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ही गांव कहलाता है। क्योंकि नगर के ठीक उल्टा होता है कि नहीं? हाँ, तो ये भी लिखना चाहो लिख लो, पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है भाई। नगरीय विशेषताओं, नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है? गांव कहलाता है। ठीक है, गांव कहलाता है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं
भारत के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो भारतीय गांव की विशेषता। अब हेडिंग बना लो, भारतीय गांव की विशेषता। ठीक है, बनाओ, भारतीय गांव की विशेषता। भारतीय गांव की विशेषताएं। भारतीय गांव की विशेषताएं क्या है भाई? ये देखो, जैसे आप गांव से हो तो पता होगा, अधिकांश जनसंख्या कृषि पशुपालन, जिसके पास कृषि ज़्यादा नहीं है वो क्या, पशु पालना स्टार्ट कर देता है भाई। ठीक है, पशु, कृषि या फिर संबंधित क्षेत्रों से आप उस पर लगाव होता है, मतलब कृषि से संबंधित ही क्षेत्र से जुड़ा होता है वो। ठीक है, क्यों भाई? जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं है भाई, कोई कारखाना होता नहीं है गाँव में, तो क्या करेंगे भाई? कृषि या पशुपालन या फिर कृषि से संबंधित जो बहुत से कारोबार होते हैं, कारोबार नहीं, आप ये समझो कि जैसे मजदूरी वगैरह कहाँ करते हैं भाई? कृषि में करते हैं। तो वही चीज़ होती है जीवन यापन करने के लिए। ठीक, कम जनघनत्व होता है भाई, आप जानते हो जनघनत्व, कम लोग होते हैं कि नहीं गाँव में, मतलब गाँव में कम लोग नहीं, सॉरी, जनसंख्या कम, जैसे बहुत दूर दूर किसी के भाई जितना शहर में मकान होगा उतनी तो भैंसे बनने का स्थान होगा वहाँ पर गांव में, है कि नहीं? ठीक है, साक्षरता कम होती है भाई, कम होती है, वैसे कम नहीं होती है, नगरों की तुलना में कम होती है। किससे? नगरों की तुलना में कम होती है। ठीक है, सामाजिक परस्परता जो होती है, सामाजिक परस्परता। ठीक है, नगरीय जीवन की भांति विविधताएं होती हैं, जो नगर में जीवन यापन करते हैं उससे अलग होता है भाई। सादा जीवन, उच्च विचार, समझ रहे? एक जैसी भाषा, एक जैसे त्यौहार मनाते हैं, एक जैसी संस्कृति, वेशभूषा, मतलब रहन सहन, कपड़े पहनना एक जैसा ही रहेगा उनका। ठीक है, और संयुक्त परिवार प्रथा होती है। संयुक्त परिवार प्रथा जानते हो? एक परिवार में सब लोग साथ में ही रहते हैं, चाचा दाऊ ये सब लोग साथ में ही रहेंगे भाई, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। और जब खाना वगैरह बनता है तो हंडियाँ चढ़ाई जाती हैं बड़ी बड़ी, हैं? तो यही चीज़ है भाई। और सामाजिक प्रथाओं का जीवन में महत्व रखना, क्योंकि सामाजिक जीवन में महत्वता रखना, महत्वता क्या है भाई? उसको मानना। ठीक है, और भौतिकता का अभाव, बस ये तो है। ठीक है, क्योंकि भौतिकता का अभाव है भाई, टेक्नोलॉजी से दूर है थोड़े, बस ये चीज़ है। तो यही पॉइंट आप लिखो, एक एक करके लिखो भाई। देखो क्या होता है भाई, अधिकांश जनसंख्या लिखो, अधिकांश जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या कृषि पशुपालन या संबंधित क्षेत्रों पर जीवन यापन हेतु निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है भाई, जीवन यापन से निर्भर करती है भाई। आगे पॉइंट, कम जनघनत्व वाला क्षेत्र होता है, कम जनघनत्व वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, कम जनघनत्व वाला क्षेत्र होता है और साक्षरता कम होती है नगरों की तुलना में। कम नगरों की तुलना में।
तुलना में। ठीक है, आगे सामाजिक पारस्परिकता, सामाजिक पारस्परिकता। ठीक है, और क्या बताया, नगरीय जीवन की भांति विविधता का अभाव, जीवन की भांति विविधता का अभाव, का अभाव। ठीक है भाई, और एक जैसी भाषा, एक जैसे त्योहार, एक जैसी संस्कृति। एक जैसी भाषा, एक जैसे त्योहार, एक जैसी संस्कृति, और एक जैसी वेशभूषा। ठीक है, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा रहन सहन। ठीक, जीवन स्तर, जीवन स्तर कैसा होता है भाई, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसे त्योहार मनाएंगे, एक जैसी संस्कृति होगी, उनकी वेशभूषा उनकी एक जैसी होगी, एक जैसा रहन सहन होगा। ठीक है, अब संयुक्त प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा। ठीक है, क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा होगी, और सामाजिक प्रथाओं का जीवन में महत्व रखना, सामाजिक प्रथाओं का जीवन में महत्व रखना। महत्व रखना। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख दो, भौतिकता में कमी, भौतिकता में कमी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट सभी समझ गए, गांव की विशेषता। ठीक है, अब जब गांव की विशेषता हो गई, अब ग्रामीण विकास से आशय देखेंगे। ग्रामीण विकास का आशय क्या है, क्या मतलब है भाई, तो देखो, ग्रामीण विकास से आशय हम लोग पढ़ेंगे क्या, आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, बिजली की आपूर्ति करना, पहुंचाना गांव में, सड़क, समुदाय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, ग्रामीण विकास से संबंधित बता रहे हैं। जीवन स्तर उच्च करना। ठीक है, साक्षरता दर बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, नए रोजगारों को सृजित करना, और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर को कम करना। ये सब क्या है, ये ही तो भाई आशय है ग्रामीण विकास का। ठीक है, कुपोषण को खत्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये हम लोग आशय कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, और कल ही ग्रामीण विकास का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी बताएंगे। ठीक, तो हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप आपने अच्छी तरह मन लगा के पढ़ा होगा। ठीक है, आपको PDF मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।